नमस्कार। देश में आम चुनाव के मद्देनजर बढ़ रही राजनीतिक सरगर्मियों पर डीडी न्यूज के खास कार्यक्रम 24 की चुनौती में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। सियासी संग्राम से जुड़ी खबरों से पहले शुरू करते हैं हेडलाइंस के साथ ये समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में पीएम स्वनिधि के लाभार्थियों को किया संबोधित। 1 लाख स्ट्रीट वेंडरों को दिए लोन। कहा, गरीब और मध्यम वर्ग का जीवन बेहतर बनाने में जुटी सरकार। जन कल्याण से राष्ट्र कल्याण को बताया अपनी विचारधारा। कुशासन करप्शन को लेकर इंडी गठबंधन पर साधा निशाना। प्रधानमंत्री ने दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण में 2 अतिरिक्त कॉरिडोर की रखी आधारशिला। लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक तक और इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ तक 20 किलोमीटर से अधिक लंबे कॉरिडोर कनेक्टिविटी बढ़ाने और यातायात को सुगम बनाने में मिलेगी मदद। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोबैगो 5 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे भारत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात। दोनों देशों के बीच रिश्ते मजबूत करने पर होगा मंथन। एक देश एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी रिपोर्ट। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश। 47 में से 32 राजनीतिक दलों ने एक साथ चुनाव कराए जाने का किया समर्थन। संविधान में उपयुक्त संशोधन की भी की सिफारिश। सीए को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को दिया भरोसा। कहा, नागरिकता देने का है, कानून छीनने का नहीं। सीए पर विपक्ष के रवैये पर गृह मंत्री की 2 टूक। कानून से किसी कीमत पर समझौता संभव नहीं, वापस नहीं लिया जाएगा सीए। सीए पर विवादित बयान को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की चौतरफा आलोचना। बयान को लेकर भड़के हिंदू और सिख शरणार्थी। सीएम आवास को घेरकर किया जोरदार विरोध प्रदर्शन। आइए अब शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम 24 की चुनौती। तो लोकसभा चुनाव को लेकर बढ़ती सरगर्मी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में पीएम स्वनिधि के लाभार्थियों को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रेहड़ी और पटरी वाले साथियों के ठेले दुकान भले ही छोटे हों, लेकिन इनके सपने बड़े होते हैं। उन्होंने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना मोदी की एक ऐसी गारंटी है जो आज रेहड़ी पटरी ठेले और ऐसे छोटे छोटे काम करने वाले लाखों परिवारों की संबल बन रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अभी तक देश के 62 लाख लाभार्थियों को लगभग 11,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं और अब तक का उनका अनुभव यह है कि समय पर ये लाभार्थी पैसे लौटाते भी हैं। आपका ये सेवक गरीबी से निकलकर यहां पहुंचा है। मैं गरीबी को जी करके आया हूं और इसलिए जिसको किसी ने नहीं पूछा उन्हें मोदी ने पूछा भी है और मोदी ने पूजा भी है। जिनके पास गारंटी देने के लिए कुछ नहीं था तो मोदी ने कह दिया था बैंकों से भी और रेहड़ी पटरी वाले भाई बहन को भी, अगर आपके पास गारंटी देने के लिए कुछ नहीं है तो चिंता मत कर दीजिए, मोदी आपकी गारंटी लेता है। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि एक तरफ उनकी सरकार गरीब और मध्यम वर्ग का जीवन बेहतर बनाने में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडी गठबंधन है जो मोदी को गालियां देने के लिए घोषणा पत्र के साथ अब दिल्ली में एकजुट हो गया है। मोदी गरीब और मध्यम वर्ग का जीवन बेहतर बनाने में जुटा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ इंडी गठबंधन है जो मोदी को दिन रात गालियां देने के घोषणा पत्र के साथ दिल्ली में एकजुट हो गया है। ये जो इंडी गठबंधन है
इनकी विचारधारा क्या है? इनकी विचारधारा है कुशासन की, करप्शन की और देश विरोधी एजेंडे को हवा देने की। और मोदी की विचारधारा है जन कल्याण से राष्ट्र कल्याण की, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण को जड़ से मिटाने की और भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आम लोगों के सपने और हमारे संकल्प की साझेदारी ही शानदार भविष्य की गारंटी है। ये कहते हैं कि मोदी का परिवार नहीं है, मोदी के लिए तो देश का हर परिवार अपना परिवार है। और इसलिए आज पूरा देश भी कह रहा है मैं हूं मोदी का परिवार। साथियों, देश के सामान्य मानवी के सपने और मोदी के संकल्प, यही साझेदारी शानदार भविष्य की गारंटी है। तो प्रधानमंत्री ने पीएम स्वनिधि के लाभार्थियों को संबोधित किया और उन्हें सुनने के लिए हजारों हजार रेहड़ी और पटरी वाले लाभार्थी जो लोन जिन्हें प्रदान किया गया वो उन्हें सुनने के लिए पहुंचे। और प्रधानमंत्री ने यहां पर कहा कि ये सब उनका परिवार है। इसके क्या राजनीतिक मायने हैं, चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं मदन मोहन जेड़ा, जो ब्यूरो चीफ हैं हिंदुस्तान अखबार के। मदन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीडी न्यूज में। आज प्रधानमंत्री ने एक शानदार भाषण दिया और स्ट्रीट वेंडर्स को संबोधित किया। एक बहुत बड़ी संख्या भारत में स्ट्रीट वेंडर्स की है, चाहे भारत के किसी भी कोने में चले जाएं स्ट्रीट वेंडर्स मिलते हैं। और एक बहुत बड़ी संख्या होने के बाद भी ऐसा पहली बार देखा गया है कि जो रेहड़ी और पटरी वाले हैं इनकी कोई सुध-बुध ले रहा है और एक पीएम जो है उनके लिए गारंटी दे रहा है। ये कितना बड़ा संदेश है और कितना बड़ा राजनीतिक संदेश है? देखिए, निश्चित रूप से ये एक बड़ी पहल है, क्योंकि होता क्या है कि जब भी एक लोन देने की बात आती है, रेहड़ी पटरी वालों के कल्याण की बात है, तो उनके लिए स्पेसिफिक कोई योजना नहीं होती है। ये योजना विशेष तौर पर उनकी जरूरतों को ध्यान में रख के बनाई गई है। तो होता क्या था कि रेहड़ी पटरी वालों को जब कर्ज की जरूरत होती थी, जब अपना कारोबार बढ़ाने के लिए पैसे की जरूरत होती थी, तो उन्हें बैंक से आसानी से लोन मिल नहीं पाता था आज तक। तो होता क्या था, वो प्राइवेट वेंडर के पास चले जाते थे, प्राइवेट लेंडर के पास चले जाते थे, जहां उनको कई गुना महंगी कीमतों पर लोन मिलता था और भारी कीमत उसकी चुकानी पड़ती थी। अब इस योजना में बहुत कम ब्याज पर बहुत आसानी से उन्हें बैंक से लोन मिल रहा है, और अगर उसको अपने बिजनेस में लगा रहे हैं, अगर उसको चुकता करते हैं, तो उनको फिर अगली बार उससे ज्यादा रकम का लोन भी मिल जाता है। तो मुझे लगता है कि इस योजना ने न सिर्फ रेहड़ी पटरी वालों के जीवन को आसान बनाया है, बल्कि उन्हें अपने बिजनेस को बढ़ाने का मौका भी दिया है और उनको एक सम्मानजनक अपना जो एक जो लेन देन होता है, एक सम्मानजनक स्थिति उसके लिए पैदा की है। मदन मोहन जी, वैसे तो देखा जाए ये सरकार की एक जन कल्याणकारी योजना है, लेकिन जब चुनाव का वक्त है तो हर योजना के साथ कहीं ना कहीं राजनीति और वोट बैंक भी जुड़ जाता है। जो लाभार्थियों की संख्या जो पिछले 10 साल में बढ़ी है, वो लाभार्थी एक बहुत बड़ा वोट बैंक साबित हो रहे हैं। और ये ऐसा वोट बैंक है जो जात पात धर्म लिंग इन सबसे ऊपर उठकर है। तो ये, और प्रधानमंत्री मोदी का इनके लिए क्या कहना कि यही मोदी का परिवार है, ये कितना बड़ा राजनीतिक संदेश है? देखिए, मुझे लगता है कि बीजेपी का, या हम ये कहें कि सरकार की बहुत एक अच्छी रणनीति है कि जिस प्रकार एक पहले क्या होता था, एक योजना शुरू कर दी जाती थी, उस योजना से किसी को फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है इसको बाद में देखने वाला कोई नहीं होता था। आज क्या हो रहा है कि एक योजना शुरू हो रही है, उस योजना के लाभार्थियों से संवाद भी हो रहा है और ये भी पूछा जा रहा है कि उनको क्या फायदा पहुंचा, और बाद में उनको एक जो फायदा पहुंचा उनको एक बेनिफिशियरी के रूप में आगे तक उसका अपडेट किया जा रहा है। इससे फायदा ये होता है कि इससे चुनावी फायदा भी होता है, निश्चित रूप से होता है। जब कोई सरकार अच्छा काम करेगी तो उसे लगता है कि चुनावी फायदा भी उसको उससे होगा। तो मुझे लगता है कि ये जो एक तरफ बीजेपी और सरकार की पहल है, दूसरी तरफ विपक्ष के पास जो पर्सनल हमले करने के अलावा और कोई मुद्दा नहीं है। हमने अभी रिसेंटली देखा कि चुनाव आयोग ने कहा है कि भाई आप जब चुनाव प्रचार करें तो कोई भी दल, कोई भी नेता ऐसी भाषा का इस्तेमाल न करे जिससे किसी के पर्सनल लाइफ पर ठेस पहुंचती है। लेकिन बार बार इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, उसी भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन बीजेपी ने या प्रधानमंत्री, हमने कहा कि प्रधानमंत्री इस बात को किस तरह से विपक्ष का जो हमला है, उसी हमले से विपक्ष पर ही हमला कर बैठते हैं। तो मुझे लगता है कि जो उनपे किसी एक दल के नेता ने कहा था कि भाई उनका कोई परिवार नहीं है, तो उन्होंने कहा कि मेरा परिवार नहीं है तो मेरा तो पूरा देश परिवार है। तो उन्होंने इस बात को
और सारे बीजेपी के नेताओं ने जिस तरह से उसने सोशल मीडिया हैंडल पे भी लिया कि सारा देश मोदी का परिवार है, तो मुझे लगता है कि एक जो राजनीतिक आरोप था उसका करारा जवाब भी विपक्ष को दिया गया। बिल्कुल, मोदी की ये पुरानी रणनीति रही है कि जो आरोप उन पर लगाए जाते हैं, जो पत्थर उन पर फेंके जाते हैं, उन पत्थरों को फूल में तब्दील कर लेते हैं। मदन मोहन जी, मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेना होगा और ब्रेक के बाद हम आपसे चर्चा करेंगे सीए को लेकर जो घमासान मचा है। अमित शाह ने आज क्या कहा है और पलटवार में केजरीवाल ने क्या कहा है और किस तरह से केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन हुआ है, इस पर हम चर्चा करेंगे एक ब्रेक के बाद। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। क्या लड्डू हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। Amazing day. What a match this has been. Cracking shot. What a way to finish the Guys, मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन हूं। अब बिजनेस चाहे जो भी, एसबीआई का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। एसबीआई करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। लेट हो गया आज तो। अरे बेटा, नाश्ता तो करते जाओ। मम्मा फिर से वही बोरिंग नाश्ता। अच्छा मम्मा, तुम्हारा ही घास फूस वाला नाश्ता मुझे नहीं करना है। वैसे भी ऑफिस के बाहर क्या मस्त पकौड़े वाला है, अब से मेरा नाश्ता वही होगा। क्या भैया, जब देखो टीवी देखते रहते हो, कभी तो वर्कआउट कर लिया करो। अरे ये वर्कआउट करके समय खराब क्यों करना है? टीवी पर नई वेब सीरीज आई है, आजा बैठकर देखते हैं। आप ही देखो। कब तक इस सायरन को अनसुना करते रहेंगे? भागदौड़ भरी जिंदगी, बिगड़ती हुई जीवन शैली और अनुचित खान पान देता है कैंसर से लेकर हृदय रोग, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, अनिद्रा जैसी कई गैर संक्रामक बीमारियों को निमंत्रण। आज ही शराब और धूम्रपान से नाता तोड़िए। एक लंबी और स्वस्थ जिंदगी के लिए शारीरिक गतिविधियों को अपनाइए, मौसमी फल और सब्जी खाइए। सेहत से खिलवाड़ की नहीं कोई माफी, बाकी समझदार को है इशारा काफी। अरे भाई जल्दी करो, देर हो रही है। वहाँ सब हमारी क्या हुआ? अरे भाई, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अब औदा जो बढ़ने वाला है बहू के आने से। खुशी के आंसू है। बहू अपने खुद के घर में जो आ रही है, मेरा तो ना सपना ही पूरा हो गया। लेकिन सिर्फ अपना नहीं, हमारे जैसे 4 करोड़ परिवारों का घर का सपना पूरा हो गया है। और गारंटी है, अब हमारे देश में हर किसी के सर पर छत होगी। क्या गारंटी दे रहे बाबा? मोदी की गारंटी। मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी। ओ मोदी की गारंटी। तुम्हें पता है, इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तो 24 की चुनौती में ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक फिर देश भर में सीए पर सियासत गरमाई हुई है।
इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने न सिर्फ इस मुद्दे को लेकर फैलाए जा रहे सभी भ्रम को दूर किया, बल्कि सीए पर सवाल उठा रहे विपक्षी नेताओं पर भी जमकर पलटवार किया। अमित शाह ने कहा कि सीए से इस देश के अल्पसंख्यकों या किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें किसी की भी नागरिकता लेने का कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि एनआरसी और सीए का कोई लेना देना नहीं है और ये जनजातीय क्षेत्रों की संरचना और अधिकारों को कमजोर नहीं करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि विपक्ष झूठ और तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है, क्योंकि बीजेपी ने 2019 के घोषणा पत्र में सीए लागू करने का वादा किया था, जिसे पूरा किया गया है, इसलिए टाइमिंग का कोई महत्व नहीं है। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि बीजेपी के लिए ये राजनीतिक लाभ का मामला नहीं है, बल्कि शरणार्थियों को न्याय देने का मुद्दा है। माइनॉरिटीज या तो किसी और व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीए में किसी की नागरिकता लेने का प्रावधान ही नहीं है। मुसलमान को भी अधिकार है यहाँ एप्लीकेशन करने का, नागरिकता लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। भारत सरकार इनकी भारत की सुरक्षा और भारत की बाकी सारी चीजों को देखते हुए उसका निर्णय करेगी। सीए का कानून कभी वापस नहीं जाएगा और भारत की नागरिकता सुनिश्चित करना ये भारत का विषय है। सारे विपक्षी दल, ओवैसी हो, राहुल गांधी जी हो या अरविंद केजरीवाल हो या ममता जी हो, ये झूठ की राजनीति कर रहे हैं, इसलिए टाइमिंग का महत्व नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम सीए लेकर आएंगे। 2019 में ही ये बिल संसद के दोनों सदनों ने पार कर दिया। उसके बाद कोविड के कारण थोड़ा लेट हुआ। अब टाइमिंग का क्या महत्व है? माइनॉरिटीज। उधर अमित शाह ने यह भी कहा कि सीए को लेकर ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे और ओवैसी समेत सभी विपक्षी नेताओं की ओर से उठाए जा रहे सवालों के भी अमित शाह ने जवाब दिए। इंडी गठबंधन के केंद्र की सत्ता में वापसी पर सीए निरस्त करने के बयान पर गृह मंत्री ने कहा कि विपक्ष को भी मालूम है कि वो सत्ता में नहीं आने वाला है और इस कानून को रद्द करना असंभव है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी को सार्वजनिक रूप से सीए के विरोध करने की वजह बतानी चाहिए। मालूम है कि इंडिया अलायंस सत्ता में नहीं आना है। सीए के कानून को भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाई है, नरेंद्र मोदी सरकार लाई है। इसको रिपील करना असंभव है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने भ्रष्टाचार के उजागर होने से अपना आपा खो बैठे हैं। दिल्ली के चुनाव उनके लिए लोहे के चने चबाने जैसे हैं, इसलिए वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ममता जी को मैं खुली चुनौती देता हूं, इस कानून की धारा में से किसी की नागरिकता छीनने की एक धारा वो बता दे सार्वजनिक रूप से। वो खौफ पैदा कर रही है, हिंदू और मुसलमानों के बीच में विखवाद कराना चाहती है। मेरा उद्धव जी से रिक्वेस्ट है कि कानून चाहिए या न चाहिए वो स्पष्ट करो पहले। क्या उद्धव जी बोल सकते हैं कि कानून नहीं आना चाहिए? मैं आज उनका आह्वान करता हूं, देश की जनता के सामने, महाराष्ट्र की जनता के सामने स्पष्ट करें कि सीए नहीं होना चाहिए। उनको अल्पसंख्यकों के वोट चाहिए। एपीसमेंट की पॉलिटिक्स इसलिए आज उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। इस बीच अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आए हिंदू और सिख शरणार्थियों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा सीए पर दिए गए विवादित बयानों को लेकर उनके आवास के सामने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर केजरीवाल के खिलाफ नारे लगाए और माफी मांगने की मांग की। तो आप देख रहे हैं किस तरह से जो है सियासत गर्मा गई है। सीए पर आंदोलन भी होने लगे हैं, विरोध प्रदर्शन भी होने लगे हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं उन नेताओं के खिलाफ। इसके क्या राजनीतिक परिणाम होंगे, 2024 में इसका क्या असर होगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मदन मोहन जेड़ा साहब, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। मदन जी, अभी हमने गृह मंत्री अमित शाह जी का पूरा बयान सुना और उसके बाद हमने केजरीवाल जी की भी बात सुनी। उन्होंने बड़े ही बेवजह किस्म के आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि
अगर शरणार्थी अगर इस तरह से आते हैं तो अपराध बढ़ेंगे, और यहां तक कह दिया कि 1947 जैसा माइग्रेशन होगा। कहीं आपको ये बयान की वजह कुछ समझ में नहीं आ रही? क्या तुष्टीकरण की हद में इतना आगे बढ़ गए हैं कि कांग्रेस को भी तुष्टीकरण में पीछे छोड़ने के चक्कर में केजरीवाल इस तरह के बयान दे रहे हैं? देखो, जैसा कि हम चर्चा कर ही रहे हैं कि चुनाव का मौसम है, तो इस पर विपक्ष राजनीति तो करेगा। लेकिन आज जो गृह मंत्री का इंटरव्यू था, मैंने भी देखा, तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया विपक्ष को। एक तो ये जो बात कही जा रही है कि वो यहाँ आएंगे, अपराध करेंगे, लेकिन उसमें गृह मंत्री ने साफ किया कि ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो पहले से यहाँ रह चुके हैं, 2014 से पहले भारत में आ चुके हैं। अगर वो अपराध कर रहे होते या नहीं कर रहे होते तो वो चीज अब तक सामने होती। किसी नए आदमी को और लाने की कोशिश इसमें नहीं की जा रही है। जो लोग पहले से देश में रह रहे हैं, शरणार्थी के तौर पर रह रहे हैं, उन्हीं को एक वैधानिक तरीके से नागरिकता देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, ये उनके लिए है। इसलिए ये आरोप कहना कि इससे अपराध बढ़ेगा और शरणार्थी घुस आएंगे, और बिल्कुल ये कहना बिल्कुल बेबुनियाद है। ये 2014 के बाद जो देश में आए उनके लिए कानून है ही नहीं। तो क्या इन बयानों की वजह मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर जो कंपटीशन चल रहा है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में, उसमें वो आगे निकलना चाहते हैं? निश्चित रूप से हर दल अपने अपने वोट बैंक को संबोधित करने की कोशिश कर रहा है। उसको ये लगता है कि मुझे ये बयान देने से मुझे ये फायदा होगा या मुझे इस कम्युनिटी का वोट मिलेगा, तो मुझे लगता है कि यही कोशिश हो रही है, इसीलिए इसका विरोध भी हो रहा है। लेकिन यहाँ एक बात उस इंटरव्यू का मैं और भी जिक्र करना चाहूंगा, जिसका आपने अभी सुबह जिक्र किया था। उस इंटरव्यू में गृह मंत्री ने यह भी साफ किया था कि जब विभाजन हुआ था देश का, उस समय बहुत सारे लोग जो हिंदू या दूसरा अल्पसंख्यक थे बाहर, वो भारत आना चाहते थे, लेकिन उसमें हिंसा हुई थी, तो सबके लिए आना पॉसिबल नहीं था। उस समय जो सरकारें थी उन्होंने ये कहा था कि जब हालात सामान्य होंगे तो हम आपको कानून बना के वापस बुला लेंगे। लेकिन उसके बाद पिछली सरकारों ने ऐसा कोई काम नहीं किया, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं की जिसके कारण जो लोग भारत आना चाहते थे, जो लोग वहां से प्रताड़ित हो रहे थे, उनको भारत आने का मौका मिला। तो इसीलिए अगर ये पिछली सरकारों ने ये काम किया होता तो हो सकता है आज ये सब नया कानून बनाने की जरूरत। बिल्कुल सही बात करें। तो प्रधानमंत्री नेहरू ने जो 15 अगस्त को भाषण दिया था, प्रधानमंत्री नेहरू ने जो 15 अगस्त 1947 को भाषण दिया था, उसमें उन्होंने साफ कहा था कि जो सीमा पार हमारे साथी रह गए हैं उनके सुख दुख में हम साथ देंगे। लेकिन अगर हम वापस वर्तमान पे आए तो सरकार पर एक आरोप और लगता है, और वो ये लग रहा है टाइमिंग का, कि टाइमिंग जो है सीए को लाने की चुनावों के ठीक पहले लाया गया है। लेकिन अगर हम 2019 में जाएं तो हम पाएंगे कि 370 हटाना हो, ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो, या सीए की को संसद में पास करवाना, ये सब 2019 के अगस्त, सितंबर और नवंबर के महीने में हुआ, यानी ठीक चुनाव जीतने के बाद। अगर बीजेपी को राजनीतिक लाभ लेना ही था तो वो उस समय क्यों ये सब चीजें लेकर आती? उसके लिए तो उसे 2024 का इंतजार करना चाहिए था। बिल्कुल। दूसरा एक बात और भी है, अगर हम चुनाव की बात करें तो हमारे देश में हर 5-6 महीने में कोई न कोई चुनाव होते रहता है। अगर यही नियमों को नोटिफाई किया जाता, अक्टूबर नवंबर में किया था, तो उसमें ये कहा जाता है कि भाई 3 राज्यों में 4 राज्यों में चुनाव है, इसलिए कानून लाया गया है। उससे पहले करते तब भी कोई न कोई चुनाव चल रहा है। तो मुझे लगता है कि हर 4-5 महीने में चुनाव कोई होता है देश में, उसके लिए भी व्यवस्था की जा रही है। आज ही एक कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सबमिट की है, तो वो उस पर कभी फिर चर्चा करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव एक हमेशा होता है, जब भी कोई काम होगा तो ये कहा जाएगा चुनाव से पहले क्यों हो रहा है। तो ये भी एक अलग से व्यवस्था है। लेकिन मुझे लगता है कि एक प्रोसेस वो चल रहा था और उसका जवाब भी सरकार की तरफ से दिया गया है कि भाई कोविड की वजह से इसमें डिले हुआ, और बाकी जो तैयारियां करनी थी उसकी वजह से डिले हुआ। तो मुझे निश्चित तौर पर जो चुनाव आएंगे और चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों के पास मुद्दों का अभाव रहेगा, तो इस तरह के आरोप और प्रत्यारोप तो खैर लगाए जाएंगे। मदन जी, आपका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम देखेंगे कि असम में राजनाथ सिंह ने क्या कहा, और साथ ही हम जानेंगे कि पंजाब की कौन सी बड़ी नेता बीजेपी में शामिल है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करें तैयारी। एनपीएस जरूरी है। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह एसबीआई भी आपका फैन है, इसलिए एसबीआई आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस,
assistance to MSMEs और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं? SBI बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। SBI, देश का फैन। सीमा पर देश की रक्षा करते जवानों की दिवाली सोनी ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए पीएम मोदी ने इस साल भी देश के जवानों के साथ मनाई दिवाली। पापा मोदी जी के साथ। मेरा बच्चा। जानते हैं मोदी जी कि त्योहार में हम तो नहीं जा पाते बेटे के पास, इसलिए वही चले जाते हैं परिवार बन के उसके पास। सच कहूं, हम सब है मोदी का परिवार। मेरा भारत, मेरा परिवार। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव की बढ़ती सरगर्मी के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह असम के दौरे पर है, जहां उन्होंने कोकराझार में कार्यकर्ता सम्मेलन और बारपेटा में जनसभा को संबोधित किया। कोकराझार में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सारी दुनिया ने मान लिया है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर के लिए जो काम कांग्रेस सरकार बीते कई दशकों में नहीं कर सकी, उसे प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने पिछले 10 वर्षों में करके दिखाया है। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से असम के साथ साथ पूरे नॉर्थ ईस्ट में क्रांतिकारी परिवर्तन दिखाई देता है। राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार को लेकर भी जमकर निशाना साधा। 10 वर्षों तक हम लोगों ने सरकार चलाई है मोदी जी के नेतृत्व। इसके पहले भी केंद्र में काम करते हुए आपने कांग्रेस की सरकारों को भी देखा होगा। दोनों में सबसे बड़ा अंतर क्या है? कांग्रेस की सरकारों पर साल 2 साल में ही भ्रष्टाचार के आरोप लग जाते थे, लेकिन 10 वर्ष का समय गुजर जाने के बावजूद भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं, चाहे भारत हो अथवा दुनिया का कोई देश हो, उंगली उठाकर नहीं कह सकता है कि हमारे प्रधानमंत्री अथवा उनकी कैबिनेट के किसी मंत्री के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई हो। यह दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को अब ताजा झटका पंजाब में लगा है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी और 4 बार की सांसद पंडित कौर भाजपा में शामिल हो गई हैं। बता दें कि पंडित कौर 4 बार से पटियाला सीट से सांसद हैं। सबसे पहले वह 1999 में पटियाला से चुनाव जीती थी। इसके बाद 2004, 2009 और 2019 में इसी पटियाला सीट से उन्होंने चुनाव जीता। इसके अलावा वह 2014 से 2017 तक पटियाला से विधायक भी रही हैं। भाजपा का दामन थामने के बाद पंडित कौर ने कहा कि पीएम मोदी के कार्यों और उनकी नीतियों को देखकर वो बीजेपी में शामिल हुई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए DD न्यूज़।